हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीडीपी का टोटल 300 क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, जो आपका 2021 सीटेट में पूछा गया था। वो टोटल क्वेश्चन प्लस 2011 से 22 तक जो भी सीडीपी का क्वेश्चन हुआ है, सीटेट का जितना भी क्वेश्चन हुआ है वो टोटल डालूंगी, लेकिन पहले सीडीपी को कंप्लीट करूँगी। तो आइए देखते हैं हमारा सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 जो 6/1/2022 को पूछा गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास का क्रम क्या है। तो बच्चा कैसे सीखता है, उसके प्रोग्रेस का क्रम क्या होता है, उसकी प्रोग्रेस का सीरीज़ क्या है। तो पहला है अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो अमूर्त क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल नहीं दिए, सीधे डेफिनेशन दे दिए। तो ये तो सही तरीका नहीं होगा उसको बताने का। उसके बाद ये सही तरीका नहीं है उसके बताने का। उसके बाद दूसरा आ जाता है सामान से विशिष्ट की ओर, तीसरा आता है पैर से सिर की ओर, चौथा है हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो सामान से विशिष्ट की ओर, पहले जब भी हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसको पहले एग्जाम्पल देंगे कि ये ऐसे होता है, उसके बाद उसको डेफिनेशन देंगे कि ये ऐसे हुआ। पहले उसके पास जितना भी नॉलेज है उसके अनुसार हम अपने बात को उसके सामने रखेंगे, उसके बाद उसको आगे बताएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, पहले क्या करता है, पहले किसी चीज़ को देखता है तो उसको पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता है, फिर वो अपने हाथ को उठाता है और उसके बाद उसको पकड़ लेता है। या फिर आप जैसे कि पहले बच्चा है, पहले वो कैट को देखा, उसका 4 पैर होता है, फिर वो डॉगी को देखा तो उसका भी 4 पैर होता है, लेकिन इसका एक पूँछ होता है। बोलता है मम्मा देखो ये कैट है, तो माँ देखती है, बोलती है कि नहीं बेटा ये कैट नहीं है, ये डॉग है, इसके भी 4 पैर हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन इसका क्या है, एक पूँछ भी है। तो पहले क्या होता है, बच्चे को सामान से विशिष्ट की ओर उसको सिखाना होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है, उन बच्चों में अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन बहुत विविधता है। तो इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो सही बात है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके जो बच्चे हैं उनका जो रहने का तौर तरीका वो अलग होगा तुलना में जिसके पास कम पैसा है, तो वो लोग अभाव में जिएंगे। जिसके पास पैसा ज़्यादा वो अच्छा एजुकेशन अचीव करेगा, जिसके पास कम है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। तो इस तरह से बहुत विविधता देखा जाते हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता पाई जाती है। दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, एक बच्चा पहले अपने हाथ में बॉल जैसी बड़ी चीज़ को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटे का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन 1 शीर्षगामी, दूसरा समीप दूराभिमुख, तीसरा है साम्याधारण, चौथा है संरक्षण। तो पहले जो है बच्चा क्या होता है, अपने मिडिल पार्ट पर नियंत्रण करना सीखता है। धीरे धीरे वो हाथ पे नियंत्रण करना सीखता है, अपनी उंगलियों पे नियंत्रण करना सीखता है। तो पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना पर नियंत्रण करता है, फिर केंद्र से जो दूर है वो बॉडी का पार्ट उस पर नियंत्रण करना सीखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा बच्चा सीखता है। आगे देखते हैं, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। बच्चे का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है। तो क्या आप अपने अभिभावक से ही जो भी कुछ सीखे समाज के तौर तरीके, वो क्या आप अपने सिर्फ अभिभावक से सीखे हैं? ये ऐसा नहीं है। हम जितना भी तौर तरीका रूल होता है सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि अपने आस पड़ोस, विद्यालय, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम सीखते हैं। तो ये गलत हो जाता है। बच्चे का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। समाजीकरण का जो प्रक्रिया है वो रैखिक नहीं होकर एक जटिल, लंबत, क्षैतिज और समस्यापूर्ण प्रक्रिया है। तो ये दोनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दोनों गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि क्रिया परिवर्तनीय है और से निर्णय चीज़ों में मौजूद दिखावट पर निर्भर करती है। संवेदी चालक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदी चालक अवस्था क्या होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष का जो एज होता है वो हमारा संवेदी चालक अवस्था होता है। पूर्व संवेदी चालक जो अवस्था होता है हमारा वो 2 से 7 साल का जो एज होता है वो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। 2 से 7 साल का जो एज होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 7 से जो होता है 7 से 11 साल का जो हमारा, कहीं कहीं 12 भी दिया रहता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इतना आगे पीछे चलता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो ये जो है आपका 11 से 15 साल होता है, 11 से 15 साल। तो इसमें पूछ रहा है कि वस्तु अस्तित्व को तो समझ लेता है लेकिन वो जो परिवर्तन होता है उसको नहीं समझ पाता है। तो ये कौन सा स्टेज होता है उसका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें टीचर को चाहिए कि वो विभिन्न प्रकार के TLM और उदाहरण देके बच्चों को समझाए। जो आप समझाइएगा वो तो समझ लेगा लेकिन अलग से बातों को वो नहीं समझ पाता है, तो अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के लिए शिक्षक को पहला मूर्त संसाधन एवं बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को देखते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है हमारा 2 से 7 साल का होता है, मैंने आपको अभी बताई हूँ। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मूर्त संसाधनों एवं बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, बहुत से दृश्य सामग्री का, दृश्य ऑडिबल और विजुअल TLM का यूज करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि ये ऐसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कारण है ये सब होने का। तो क्योंकि बच्चा तो समझ पाता है लेकिन उतना ही जितना हम समझाते हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को समझाना चाहिए, जो कि 2 से 7 साल का टाइम पीरियड होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण क्या है। पार से क्या मतलब, स्कैफोल्डिंग। ये वाइगोस्की ने दिया था कि जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो हमें थोड़ा सा सहारा दे देते हैं तो वो आसानी से उसको कर लेता है, तो वही पार होता है, वही स्कैफोल्डिंग होता है। हमारा पहला ऑप्शन है सवाल के जवाब बताना। दूसरा, संकेत एवं इशारा देना। तीसरा, भौतिक पुरस्कार देना। चौथा, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना। तो पार का कौन सा उदाहरण है, तो संकेत एवं इशारा देना, उसको बताना कि इसे तुम ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हो जाता है, तो दूसरा नंबर हमारा पार का सही उदाहरण स्कैफोल्डिंग का दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। वाइगोस्की का मानना था कि डैश सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखने से ज्ञान का अवशोषण नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। सीखना ईमान के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ये ऐसा भी नहीं है। उसके बाद आता है, ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। निष्क्रिय तो कभी नहीं होगा, जब निष्क्रिय होगा तो ज्ञान कहाँ से देगा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों की स्वतंत्र रूप से कार्य करके एवं दूसरे की मदद करने में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोल्बर द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार एवं न्याय सबसे जरूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, वो जाता है डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बीमार है, क्रिटिकल स्टेज में है, और अगर उसको दवा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं, तो वो चोरी करके ले आता है। तो क्या ये सामाजिक कानून और ये जो है सामाजिक कानून के खिलाफ है, लेकिन अगर वो दवा नहीं देगा तो उसका जान चला जाएगा। ये मानवाधिकार न्याय है, जरूरी है कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो ये जो जाता है यहाँ पे हमारा
हमारा ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा कब होता है? जब यहाँ सारे स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ पे बच्चे की क्षमता में विश्वास करता है। सामग्री के अनुभव से जोड़कर शिक्षार्थी के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। बच्चे की प्रतिभा को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। करके सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है। तो इसका है ये क्या हो जाएगा? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित एवं विकसित नहीं किया जा सके। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धि होती है। हर व्यक्ति जो होता है उसके पास अलग अलग टाइप का थिंकिंग होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, मातृभाषा या घर की भाषा? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चा जो है विद्यालय में आते के साथ अपने मातृभाषा में अपनी जो भी बात रखना चाहता है वो आसानी से रख सकता है। उसकी कोई रोक टोक नहीं है। वो जहाँ से आता है, जिस भाषा से आता है, वो उस भाषा में अपने विद्यालय में बात कर सकता है। 2020 की शिक्षा नीति में इस बात को बढ़ावा दिया गया है। आगे देखते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है? तो समूह में कार्य करना है ना। जब हम समूह में कार्य करते हैं तो हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। बैठने की लचीलापन, एक दूसरे के साथ बैठे बात किए तो इससे हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन दिया व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, दूसरा है सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष, तीसरा है शैक्षिक केंद्रीय कक्षा कक्ष, चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन ये जो है तो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा कक्ष, इससे हमारा सामाजिक डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है? किस प्रकार शिक्षा छात्री एक शिक्षक को अपने कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने में मदद करेगा? एक मानवकृत एवं एक समान, दूसरा पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, तीसरा पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित, चौथा संलग्न एवं संदर्भित। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो है अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते शिक्षक को अपनी कक्षा में संलग्न एवं संदर्भित करना चाहिए। हमारी कक्षा में जो बालक होते हैं उनकी रुचि, आवश्यकता, योग्यता ये सब में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कोई अगर दृष्टिबाधित बालक है तो ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह अलग अलग बच्चा है तो उसके लिए अलग अलग TLM का प्रयोग करना चाहिए। संलग्न एवं संदर्भित, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परिरक्षण, दूसरा पूर्ण उत्पादन एवं याद करने की क्षमता को नापना, तीसरा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा पूरे देश में बच्चे की तुलना करना एवं मापदंड बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है हमारा ये जो कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हम असेसमेंट करते हैं ताकि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको जाने और उसको सॉल्व करें। यही हमारा कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे देखते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है?
समावेशन का क्या अर्थ है? तो समावेशन का क्या मतलब, समान प्लस विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं वो समावेशन होता है। तो सभी में विद्यार्थियों का उसकी सामाजिक संरचना से निक्षेपण होकर अपनाना। दूसरा, अनुचित प्रयास एवं अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं का अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेद के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर। तो समावेशन का क्या अर्थ होता है? बताइए आप, समावेशन का क्या अर्थ होता है? तो समावेशन का अर्थ होता है सभी विद्यार्थियों का उसकी सामाजिक पहचान से निक्षेपित होकर अपनाना, जो बच्चे जैसे भी हैं उनको उसी के रूप में एक्सेप्ट करना और उसकी सहायता करना, समावेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्ण सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें। दूसरा है प्रतिभाशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता। तीसरा है शिक्षण सामग्री में विविधता शामिल करें। चौथा, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति को जानने वाले बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार से हम वहाँ पे हम किस प्रकार से सीखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। तो डिसलेक्सिया जो है हमारा वो हमारा पढ़ने में जब दिक्कत होता है तो वो हमारा डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा, जब कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो वह डिसलेक्सिया से प्रेरित होता है, डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशित सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? पहला, अभिव्यक्ति के लिए केवल सुनिश्चित विद्या को अनुमति दें। दूसरा, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। दूसरा, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। चौथा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो ऑप्शन डी इसका हो जाता है, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, जिससे बच्चा जो है जल्दी सीख पाता। और अगर क्लास में अलग अलग डिसेबल बच्चा है, समान बच्चा है, यानी समावेशी कक्षा है, तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी क्या है? तो ये जो बच्चे होते हैं वो समान बच्चे से ज़्यादा जल्दी बातों को समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। इनका IQ जो होता है 130 या उससे ज़्यादा होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से सीख जाते हैं, ये अपसारी चिंतन करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। तो हाँ, ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जानकारी को बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से सीखकर अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरुद्ध। तो अनुमान लगाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो उस क्वेश्चन का आंसर बता सके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वो गलत भी बताए तो उसको डांटना नहीं चाहिए कि तुम गलत बता रहे हो, नहीं, उसको बताने देना चाहिए। तो उसको उससे वो सीखेगा, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1, विभिन्न उप संप्रदाय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना। दूसरा, संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। तीसरा, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या पर लागू करना। चौथा, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो हाल में सीखे संप्रदाय मदद करना क्या होता है? ये जो हो जाता है हमारा, ये हमारा जो होता है ये है बोर्ड पर, ये क्या है,
विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रदाय विस्तार मदद करते समय किससे बचना चाहिए। तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी को बिना समझे नकल करना। आप बोर्ड पे लिखा दिए और बच्चा चुपचाप उतार लिया तो ये पढ़ाने का एक गलत तरीका है। इससे डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है। ये एक गलत तरीका है। आगे देखते हैं किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है। पहला, उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। दूसरा, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। तीसरा, जो उसके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। चौथा, जो मूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। लागू कर विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सके। तो कब उसको कम किया जा सकता है? जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, उसके जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो उसको जोड़ के पाठ्यक्रम में लागू करके उसके विफलता को कम किया जा सकता है। आगे देखिए, सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में स्पर्धी संस्कृति का विकसित करना, बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। सामाजिक ऐसे उदाहरण हम देंगे ही क्यों, और ऐसा उदाहरण देना सही नहीं है। दूसरा, पहला, प्रतिस्पर्धा विकसित करना, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन होगा तो एक के मन में हीनता की भावना आएगी अगर वो नहीं बता पाएगा। जानकारी को अलग अलग रूप में खंडित भी नहीं करना, बच्चों को विचार और अनुभव को जगह देना कि हाँ ऐसा होता है, उसकी बात को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाए। अगर सही हो तो पूरा बात को इम्पोर्टेंस दिया जाए। आगे, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1, उन्हें दिए गए उदाहरण में से समान गुण खोजने के लिए कहें। जो एग्जाम्पल दिया गया उससे समान गुण खोजें। दूसरा, उसे संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा, पहले जटिल अवधारणा प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। चौथा, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो किससे बचना चाहिए? तो पहले तो उसको नई जानकारी, पहले जो है उनके पास पुराना जो नॉलेज है उसके अनुसार आगे बताना चाहिए। सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए और उसको ऐसा गुण खोजने के लिए कहना चाहिए जो सभी में एक चीज़ कॉमन हो। तो किससे बचना चाहिए? पहले जटिल अवधारणा प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। इससे बचना चाहिए। पहले उसको हल्के से भारी की ओर ले जाना चाहिए। पहले उसको एग्जाम्पल देना चाहिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए समझाना चाहिए। आगे देखते हैं, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता रहा कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, अधि संज्ञान, अति औचित्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अधिसंज्ञान। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। कलन विधि, स्वशोध प्रणाली, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। ये गणित, संकाय तथा अन्य विद्याओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरण के समूह को कहा जाता है। कलन विधि को किसी स्पष्ट रूप से परिभाषित गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में समझा जा सकता है। तो ये हर जगह उसकी सहायता करता है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। तो ये क्या हो जाता है? कलन विधि कहलाता है। चरण जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो कलन विधि कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के बीच भ्रांति है उसके बारे में क्या बतलाती है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोचने की प्रक्रिया। दूसरा, उचित क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता। तीसरा, अवधारणात्मक के बारे में भोली और सहज क्षमता। गंभीर संज्ञानात्मक कमी और तांत्रिक संबंधित विकार।
तो ये जो हो जाएगा सी। अवधारणा के बारे में भोली और सहज समझ। भ्रांति क्या होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बच्चा उसको नहीं समझ पाता है और जब दूसरा क्वेश्चन आता है तो वही गलत बात को वो समझ के बैठा रहता है, तो वही भ्रांति हो जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। ऑप्शन 1, जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए। जब खुद को मानेंगे तो ये कहाँ से आएगा, हमारे अंदर गर्व कहाँ से आएगा। जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, बिल्कुल नहीं, हम अपनी असफलता का कारण दूसरों को भी नहीं मान सकते। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, यस, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 का सही हो जाएगा, जब खुद को हम मानते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का ये अर्थ हुआ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदात्मक की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, मुझे शिक्षण द्वारा दंड से बचाने के लिए अध्ययन कराना चाहिए। तीसरा, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। चौथा, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो आप कब कहते हैं, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब आपको पढ़ने में मन लगने लगता है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड खुद हो जाते हैं। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह सांप्रदायिक समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। आप खुद जब सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो वो काम आप ज़रूर कर लेते हैं और कम समय में करते हैं और अच्छे से करते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने 6/1/2022 को जो पूछा गया था उसको डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में आप देखिएगा, मैं आगे जो पूछा गया था सीटेट में उसको डिस्कस करूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।